नमस्कार। उड़ीसा का नाम लेते ही सबसे पहले मन में भगवान जगन्नाथ के नगरी पुरी की छवि उभरती है। हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं, इसी उड़ीसा में एक ऐसी धरती भी है जिसके बारे में आज भी बहुत कम लोग जानते हैं। एक ऐसी जगह जहाँ सुबह की शुरुआत बादलों के बीच होती है, जहाँ सैकड़ों फीट ऊंचे झरने अपनी पूरी शक्ति के साथ धरती पर गिरते हैं, जहाँ पहाड़, घने जंगल और घुमावदार सड़कें हर मोड़ पर एक नया दृश्य दिखाती हैं, और जहां आज भी सदियों पुरानी जनजातीय संस्कृति पूरी गरिमा के साथ जीवित है। इस जगह का नाम है कोरापुट। मैं काफी समय से इस सफर की योजना बना रहा था। इंटरनेट पर जानकारी तो बहुत मिली, लेकिन एक ऐसी यात्रा जो किसी भी यात्री को बिना उलझन के कोरापुट घुमा सके, वह कहीं नहीं मिली। तभी मैंने तय किया कि इस बार मैं खुद इस सफर पर निकलूंगा और अपने हर अनुभव को आपके साथ साझा करूंगा। इस वीडियो में आप मेरे साथ कदम कदम पर इस यात्रा का हिस्सा बनेंगे। तो अगर आप भीड़ भाड़ से दूर प्रकृति, रोमांच, संस्कृति और आध्यात्म से भरे एक अनोखे सफर पर निकलना चाहते हैं, तो अंत तक मेरे साथ बने रहिए। आप देख रहे हैं कहानियों का सफर। चलिए शुरू करते हैं कोरापुट की इस यादगार यात्रा। सोमवार की शाम, आखिर वह दिन आ ही गया जिसका मुझे कई दिनों से इंतजार था। बैग पूरी तरह तैयार था, कैमरे की बैटरी चार्ज थी और मन में एक अलग उत्साह था, क्योंकि आज से शुरू होने वाला था उड़ीसा का सबसे खूबसूरत और अनदेखे इलाकों में से एक कोरापुट का सफर। मैं पहुंच चुका था भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन। शाम ढल चुकी थी, लेकिन स्टेशन की रौनक अपने चरम पर थी। कोई अपने परिवार के साथ यात्रा पर निकल रहा था, कोई काम के सिलसिले में जा रहा था, तो कोई मेरी तरह एक नए अनुभव की तलाश में था। आज की हमारी साथी है हीराखंड एक्सप्रेस। अगर आप भुवनेश्वर से कोरापुट जाना चाहते हैं तो यह सबसे सुविधाजनक ट्रेनों में से एक है। सोमवार शाम इस ट्रेन में बैठकर आप अगली सुबह आराम से कोरापुट पहुंच सकते हैं। यही वजह है कि मैंने भी अपनी यात्रा की शुरुआत इसी ट्रेन से करने का फैसला किया। जैसे ही ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म छोड़ना शुरू किया, शहर की रोशनी पीछे छूटने लगी। रात का अधिकांश सफर आराम से बीता, क्योंकि मुझे पता था कि अगली सुबह एक बिल्कुल अलग दुनिया मेरा इंतजार कर रही है। सुबह जब मेरी आंख खुली तो सबसे पहले मैंने खिड़की के बाहर देखा, और यहीं से इस यात्रा का असली जादू शुरू हो गया। ट्रेन अब पूर्वी घाट की पर्वतमालाओं के बीच से गुजर रही थी। खिड़की के बाहर दूर दूर तक फैली हरियाली, ऊंचे ऊंचे पहाड़, गहरी घाटियां, छोटे छोटे गांव और बादलों में लिपटी चोटियां। हर कुछ मिनटों में बदलता हुआ यह दृश्य किसी मूवी से कम नहीं लग रहा था। कुछ ही देर बाद ट्रेन अपनी अंतिम मंजिल की ओर बढ़ रही थी और मैं पहली बार कोरापुट की धरती पर कदम रखने वाला था। लेकिन कोरापुट पहुंचते ही मैंने सबसे पहले किस जगह का रुख किया? आइए इस यात्रा के पहले दिन की शुरुआत करते हैं। सुबह लगभग 8 बजे हमारी ट्रेन आखिरकार कोरापुट रेलवे स्टेशन पहुंच गई। जैसे ही मैं प्लेटफॉर्म पर उतरा, सबसे पहले जिस चीज ने मेरा ध्यान खींचा वह थी यहाँ की ठंडी और ताजी हवा। शहरों की भागदौड़ से बिल्कुल अलग यहाँ का माहौल पहले ही पल में सुकून देने का एहसास करा रहा था। स्टेशन से बाहर निकलते ही मैंने पहले से बुक की हुई टैक्सी ली। अगर आप भी मेरी तरह 3 दिनों में कोरापुट आराम से घूमना चाहते हैं, तो पूरी यात्रा के लिए एक टैक्सी बुक करना सबसे सुविधाजनक रहेगा। इससे समय भी बचेगा और रास्ते में जहां मन करे वहां रुककर प्रकृति का आनंद भी लिया जा सकता है। आज का दिन हल्का रखा था, क्योंकि रात भर ट्रेन का सफर करने के बाद सीधे लंबी ड्राइव करना सही नहीं होता। इसीलिए पहले दिन मैंने आसपास की जगहों को देखने का फैसला किया। हमारा पहला पड़ाव था साबर श्री क्षेत्र। पहली नजर में यह मंदिर आपको पूरी श्री मंदिर की याद दिला सकता है, लेकिन इसकी अपनी एक अलग पहचान और आध्यात्मिक महत्व है। मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ का शबर जनजातियों से गहरा संबंध रहा है। आज भी पुरी की कई परंपराओं में दैतापति सेवकों की भूमिका इसी विरासत की याद दिलाती है। शायद यही कारण है कि कोरापुट का यह मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि भगवान जगन्नाथ
और जनजातीय संस्कृति के बीच सदियों पुराने संबंध का प्रतीक भी माना जाता है। सुबह का शांत वातावरण, मंदिर की घंटियां और श्रद्धालुओं की आस्था, इस यात्रा की शुरुआत के लिए इससे बेहतर स्थान शायद कोई और नहीं हो सकता। इसके बाद मैं पहुंचा कोरापुट के ट्राइबल म्यूजियम। अगर आप यहाँ की संस्कृति को समझना चाहते हैं तो इस जगह को बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। इस म्यूजियम में बोंडा, गढ़वा, परजा, कोंध और कई अन्य जनजातियों के दैनिक जीवन से जुड़ी अनेक वस्तुएं प्रदर्शित की गई हैं। इन्हें देखकर एहसास होता है कि आधुनिक दुनिया से दूर रहते हुए भी इन समुदायों ने कैसे अपनी सांस्कृतिक पहचान को कितनी खूबसूरती से संजो कर रखा है। शायद बहुत कम लोग जानते होंगे कि कोरापुट अपनी बेहतरीन ऑर्गेनिक कॉफी के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की ऊंचाई, मौसम और मिट्टी कॉफी की खेती के लिए बेहद अनुकूल मानी जाती है। कॉफी के पौधों के बीच टहलना और वहाँ ताजी बनी एक गर्म कॉफी पीना इस सफर के सबसे सुकून भरे अनुभवों में से एक है। अगर आप कॉफी पीना पसंद करते हैं तो यहाँ से स्थानीय कॉफी जरूर खरीदिए। शाम होते होते मैं पहुंचा कोलाब डैम। पूरे दिन की यात्रा के बाद यह जगह मानो ठहर जाने का निमंत्रण देती है। हवाओं में ठंडक थी, पानी बिल्कुल शांत था और सूरज धीरे धीरे पहाड़ियों के बीच छिप रहा था। उस पल मुझे महसूस हुआ कि कोरापुट सिर्फ घूमने की जगह नहीं है, यह एक ऐसी जगह है जहां इंसान कुछ देर के लिए खुद से भी मिल सकता है। लेकिन असली रोमांच अभी बाकी था, क्योंकि अगली सुबह मुझे रात के अंधेरे में ही निकलना था। उड़ीसा की सबसे ऊंची चोटी देवमाली, और यकीन मानिए वह अनुभव मेरी इस पूरी यात्रा का सबसे यादगार पल बनने वाला था। देवमाली में सनराइज देखने के लिए जल्दी निकलना बहुत जरूरी है। ठीक 3:30 बजे हम होटल से रवाना हो गए। जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ रही थी, सड़कें सुनसान होती जा रही थी। चारों तरफ सिर्फ पहाड़, जंगल और गहरी खामोशी थी। करीब 1.5 घंटे की ड्राइव के बाद आसमान का रंग बदलना शुरू हो गया। दूर आकाश पर हल्की नारंगी रोशनी दिखाई देने लगी और हम देवमाली पहुंच चुके थे। समुद्र तल से लगभग 5,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित देवमाली केवल उड़ीसा की सबसे ऊंची चोटी ही नहीं, बल्कि पूर्वी घाट की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक मानी जाती है। जैसे ही सूरज की पहली किरण पहाड़ों पर पड़ी, पूरा आसमान सुनहरे रंग में रंग गया। नीचे बादलों का समुद्र, सामने अनगिनत पहाड़ और चारों ओर सिर्फ प्रकृति। उस पल कैमरा तो इस दृश्य को रिकॉर्ड कर रहा था, लेकिन दिल उस लम्हों को महसूस कर रहा था। अगर आप कोरापुट आए तो मेरी एक सलाह जरूर मानिए, देवमाली का सनराइज कभी मिस मत करिए। यकीन मानिए, यह उन अनुभवों में से एक है जिन्हें तस्वीरों में पूरी तरह कैद नहीं किया जा सकता। देवमाली से लौटते हुए हमारा अगला पड़ाव था पुटसिल वैली। रास्ता जितना खूबसूरत था, मंजिल उससे भी ज्यादा। घुमावदार सड़कें, दूर दूर तक फैली हरियाली और हर मोड़ पर बदलता नजारा। ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी पेंटिंग के बीच से गुजर रहे हों। मैं कई बार गाड़ी रुकवाकर बस कुछ देर इस दृश्य को देखता रहा। ऐसी जगहें आपको सिर्फ घूमने के लिए नहीं, बल्कि कुछ देर तक प्रकृति को महसूस करने के लिए मजबूर कर देती है। इसके बाद हम पहुंचे बालदा हिल्स। यह जगह अभी भी ज्यादातर पर्यटकों के नजर से दूर है, इसीलिए यहाँ आपको शांति और प्राकृतिक सुंदरता दोनों भरपूर मिलती है। यहाँ की विशाल चट्टानें, प्राकृतिक गुफाएं और चारों ओर फैली हरियाली इस जगह को और भी खास बना देती है। अगर आपको हल्की ट्रेकिंग पसंद है तो यह जगह आपको जरूर पसंद आएगी। यहाँ बैठकर एहसास हुआ कि कभी कभी यात्रा का सबसे खूबसूरत हिस्सा किसी प्रसिद्ध जगह तक पहुंचना नहीं, बल्कि उन अनजानी जगहों को ढूंढना होता है जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। पूरा दिन पहाड़ों के बीच बिताने के बाद अब हम वापस कोरापुट शहर लौट आए हैं। आज रात यहीं रुकना था। यह फैसला मैंने जानबूझकर लिया था,
क्योंकि कल सुबह हमें दुदुमा जलप्रपात, उनकांडली का जनजातीय हाट और गुप्तेश्वर गुफा मंदिर जाना था। अगर आज भी हम सेमलीगुड़ा रुकते तो कल अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ती। रात को होटल पहुंचकर मैंने अगले दिन की योजना एक बार फिर देखी, क्योंकि कल हमारी यात्रा का आखिरी दिन था। लेकिन सबसे अलग अनुभव अब भी हमारा इंतजार कर रहा था। कल मैं ऐसी जनजातियों से मिलने वाला था जिन्होंने सदियों से अपनी परंपराओं को आज तक जीवित रखा हुआ है। और उसके बाद भगवान शिव की एक रहस्यमय गुफा भी हमारा इंतजार कर रही थी। तो चलिए अब मिलते हैं इस यात्रा के तीसरे और आखिरी दिन। आज हमारी कोरापुट की यात्रा का आखिरी दिन था, लेकिन अक्सर सफर का आखिरी दिन ही सबसे यादगार यादें दे जाता है। आज हमें 3 बिल्कुल अलग अलग अनुभव मिलने वाले थे। प्रकृति की अपार शक्ति, सदियों पुरानी जनजातीय संस्कृति और गहरी आध्यात्मिक शांति। सुबह हम कोरापुट शहर से डुडुमा जलप्रपात की ओर निकल पड़े। रास्ता पहाड़ों और घने जंगलों के बीच से होकर गुजरता है। जैसे जैसे हम मंजिल के करीब पहुंच रहे थे, पानी की गर्जना दूर से ही सुनाई देने लगी और फिर सामने था डुडुमा जलप्रपात। लगभग 515 फीट की ऊंचाई से गिरता यह विशाल जलप्रपात उड़ीसा के सबसे ऊंचे और सबसे प्रभावशाली झरनों में से एक है। ऊपर से गिरता पानी, चारों ओर उठती धुंध और उसकी गूंज। कुछ पल के लिए मैं बस खड़ा होकर इस अद्भुत दृश्य को देखता रह गया। कैमरा उस पल को रिकॉर्ड कर रहा था, लेकिन उस एहसास को शब्दों में बयां करना आज भी आसान नहीं है। अगर आप बारिश के बाद या सर्दियों के मौसम में यहाँ आएं, तो दुदुमा अपने सबसे खूबसूरत रूप में दिखाई देता है। दुदुमा से निकलकर हम पहुंचे इस यात्रा के सबसे अनोखे पड़ाव, उनकांडली जनजातीय हाट। लेकिन यहाँ आने का एक नियम है। यह हाट सिर्फ गुरुवार को लगता है। यही वजह है कि मैंने अपनी पूरी यात्रा की योजना इसी दिन के अनुसार बनाई थी। यह सिर्फ एक बाजार नहीं है, यह सदियों से चली आ रही जनजातीय परंपराओं का जीवंत उत्सव है। आसपास के गांव के बोंडा, गढ़वा, परजा और दूसरी जनजातियों के लोग यहाँ अपनी पारंपरिक वेशभूषा पहनकर आते हैं। वे अपने खेतों की उपज, जंगल से जुटाए उत्पाद और हस्त निर्मित वस्तुओं को लेकर हाट में व्यापार करते हैं। यहाँ घूमते हुए मुझे बार बार यही महसूस हुआ कि आधुनिक दुनिया से बहुत दूर अपनी संस्कृति को संजो कर रखने का कितना बड़ा प्रयास इन लोगों ने किया है। यहाँ वीडियो बनाते समय हमेशा स्थानीय लोगों की निजता और परंपराओं का सम्मान करें। किसी का क्लोजअप रिकॉर्ड करने से पहले उनसे अनुमति अवश्य लें। आज की हमारी आखिरी मंजिल थी गुप्तेश्वर गुफा मंदिर। घने जंगलों के बीच स्थित यह प्राचीन गुफा भगवान शिव को समर्पित है। सीढ़ियां उतरते हुए जैसे जैसे मैं गुफा के भीतर पहुंचा, बाहर की आवाजें धीरे धीरे गायब होती चली गई। अंदर सिर्फ घंटियों की ध्वनि और एक अद्भुत शांति थी। मान्यता है कि यहाँ विराजमान शिवलिंग स्वयंभू हैं और सदियों से श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र रहा है। चाहे आप धार्मिक हों या ना हों, इस गुफा का वातावरण आपको कुछ पल शांत होकर बैठने के लिए जरूर प्रेरित करता है। शाम तक हम वापस कोरापुट लौट आए, होटल से अपना सामान लिया और रेलवे स्टेशन की ओर निकल पड़े। 3 दिन पहले जिस स्टेशन पर मैं उत्साह के साथ पहुंचा था, आज वहीं से ढेर सारी यादों के साथ वापस लौट रहा था। जब हीराखंड एक्सप्रेस धीरे धीरे प्लेटफॉर्म से आगे बढ़ी, तो खिड़की से बाहर दिखते पहाड़ मानो इस खूबसूरत सफर को अलविदा कह रहे थे। अगर यह सफर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और भारत की ऐसी अनसुनी कहानियों और अद्भुत यात्राओं के लिए कहानियों के सफर को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं फिर मिलूंगा एक नई जगह, एक नई कहानी और एक नए सफर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।